एपिसोड 24 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिंजो अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो बहुत तेजी से कुरोसावा के करीब आकर उस पर एक ड्रिल टाइप हैमर से हमला करता है, जिससे कुरोसावा को काफी डैमेज पहुंचता है। लेकिन इसके बाद कुरोसावा शिंजो को दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि कुरोसावा रीजनरेट नहीं कर पाता और इसकी वजह अब हमें शिंजो बताता है कि कुरोसावा की जो एबिलिटी है उसके अनुसार जब तक कुरोसावा के ऑर्गन्स सही सलामत रहेंगे तब तक वो जितना चाहे उतना रीजनरेट कर सकता है। इसलिए शिंजो अब उसके सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगा है और अब शिंजो कुरोसावा के जिन पार्ट्स पर हमला करेगा उनके सेल्स डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। तुम्हें पता है, मैं खुद से ही बहुत ज्यादा डरता हूँ कि कहीं मैं किसी अपने को नुकसान न पहुँचा दूँ। इसीलिए मैंने हथियारों के हर एक पहलू को समझा, वो किस तरह काम करते हैं, उनकी वीकनेसेस, हर एक चीज जो मैं जान सकता था, क्योंकि मेरी ब्लूमिंग डिस्ट्रक्शन है। और इसके बाद शिंजो अपने वेपन का शेप बदल लेता है और इसके बाद वो कुरोसावा पर हमला करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर शिंजो कुरोसावा पर इतना ज्यादा भारी पड़ रहा था कि कुरोसावा को शिंजो कोई मॉन्स्टर लग रहा था। लेकिन तभी कुरोसावा शिंजो पर हमला करता है, जिससे शिंजो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। ओह, मेरी बॉडी से खून निकालने के लिए शुक्रिया। अब मैं खुद को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा। इसके बाद शिंजो अपने वेपन को तलवार बनाकर उससे कुरोसावा पर हमला करता है, जिससे कुरोसावा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब कुरोसावा खुद को रीजनरेट भी नहीं कर पाता। यानी कि शिंजो जीत चुका है। और इसीलिए शिंजो अयाका से कहता है, शुक्रिया, तुमने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है अयाका। लेकिन इससे पहले कि शिंजो असानो के पास पहुंच पाता, टेनपोपो के काफी सारे लोग उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई शख्स किसी बटन को प्रेस करता है, जिस वजह से इन टेनपोपो के लोगों के सिर खुद ब खुद ही फटने लगते हैं। और ऐसा हर एक के साथ हो रहा था और ये देख केंगो, ननाओ, असानो और क्योचिरो हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, इन सभी लोगों के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट चिप लगी हुई है, जिसको ऑन करते ही ये लोग फट जाएंगे। और ये देख उस जगह पर जो टेस्ट सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन ये चिप्स इन टेस्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लगी हैं और ऐसा माकोतो ने इसीलिए किया है ताकि योजाकुरास उनके बारे में कुछ पता न लगा सकें। और जब तक माकोतो का सीड स्विंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब जो योजाकुरास होते हैं जैसे कि शिंजो, ननाओ, वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि दुश्मन ने अपने ही लोगों को खुद मार दिया। और इसके बाद शियोन इन सभी को बताती है एक बहुत ही बुरी खबर कि माकोतो को इस हाइड आउट और टेस्ट सब्जेक्ट्स को लेकर क्या होता है इस बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो इतना पागल है कि वो अपने प्लान को बचाने के लिए हमारे साथ साथ खुद की कुर्बानी भी दे सकता है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद शियोन को इनके प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी मिली है। इस हाइड आउट के सबसे ज्यादा निचले हिस्से में 2000 टन से भी ज्यादा हाजाकुरा ड्रग रिस्टोर करके रखा हुआ है और इतना हाजाकुरा ड्रग 10 बिलियन लोगों को इंजेक्ट किया जा सकता है। और इस जगह के चारों ओर बॉम्ब्स लगे हुए हैं, यानी कि जैसे ही नीचे की जगह का लेवल मैक्स कैपेसिटी तक पहुंचेगा ये पूरी जगह धमाके में उड़ जाएगी और सारा का सारा ड्रग समुद्र में मिल जाएगा। और इसके बाद ये बहुत तेजी से पूरे समुद्र में घुल जाएगा और इस पानी के संपर्क में आते ही जो लोग इस ड्रग को सह नहीं पाएंगे वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे और इस वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। माकोतो एक नंबर का पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब चाहे कुछ हो जाए हमें सीड स्विंग प्रोजेक्ट को रोकना ही होगा और ऐसा करने के लिए लगभग हमारे पास 30 मिनट हैं। हमें जल्द से जल्द इस हाइड आउट का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। वहीं इसके बाद शियोन फिर से डिटोनेशन सिस्टम को हैक करने का ट्राई करती है अपने ब्रेन वेव्स को सिस्टम के साथ कनेक्ट करके। लेकिन उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि सिस्टम में एरर आने लगता है, जिस वजह से शियोन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग के साथ भी इंटरफेयर हो रहा है और ऐसा कर रहा होता है चाचा। लेकिन उसके ऐसा करने से शियोन को ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उसका सिस्टम को हैक करने का आउटपुट नीचे गिरता जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चाचा आओनुमा की मदद से पूरे हाइड आउट की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देता है और इसके बाद आओनुमा मेन स्विच को बर्फ में जमा देता है। और इसके बाद चाचा अपनी एबिलिटी का यूज करके शियोन के सिस्टम हैकिंग के आउटपुट को नीचे गिराने लगता है और अगर ये नंबर 0 तक आ गया तो शायद शियोन का दिमाग फट जाएगा। और इसी बात से शियोन परेशान होने लगती है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि स्विच
ऑन हो जाता है और ऐसा करने वाला होता है कैंगो। और कैंगो के स्विच को ऑन करने की वजह से शियोन का हैकिंग आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आओनुमा शिंजो के पास आकर उसके सिर में बर्फ को घुसा देता है। लेकिन असल में ये तो कैंगो का एक क्लोन होता है, इसी वजह से ये फट जाता है। और इसी तरह यहाँ पर कैंगो के काफी सारे क्लोन्स होते हैं और वो शियोन से कहता है, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, तुम सिस्टम को हैक करने पर ध्यान दो शियोन। लेकिन शियोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी उन डॉल्स की मदद से वहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लड़ना तो आता ही नहीं। लेकिन भैया कैंगो को अपने ऊपर पूरा यकीन होता है। लेकिन जो आओनुमा होता है वो काफी तेजी से कैंगो के क्लोन्स को खत्म कर रहा था। और जब शियोन फिर से कैंगो को वहाँ से निकलने को कहती है, तब वो कहता है, तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो शियोन, तुम अपनी जान तो खतरे में डाल सकती हो, लेकिन अपने परिवार की नहीं। लेकिन तुम अपने कामों में इतना उलझ गई थी कि अपने ही प्यारे परिवार के साथ वक्त बिताने का तुम्हारे पास वक्त नहीं था। लेकिन जिस तरह तुम हमारी परवाह करती हो, वैसे ही हम भी तुम्हारी परवाह करते हैं, इसीलिए इस बात को समझो, हम सभी भाई बहन हैं। ये बातें सुन शियोन मुस्कुरा कर कहती है, बेवकूफ। और इसके बाद वो कैंगो को गाइड करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर कैंगो के इतने सारे क्लोन्स होते हैं कि उनसे आओनुमा परेशान होने लगता है। लेकिन तभी चाचा आओनुमा को समझाता है कि परेशान मत हो, क्योंकि इनके पास बस 29 मिनट्स एंड 49 सेकंड्स का वक्त है, बस हमें इन्हें थोड़ी देर और रोकना है और जीत हमारी होगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि असानो और क्योइचिरो अभी भी टेनपोपो के कुछ गुंडों का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर असानो चाहे जितने लोगों को हरा दे, लेकिन वो आना बंद ही नहीं हो रहे थे। इसीलिए क्योइचिरो अपने ब्लेड से हमला करके उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। और इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर शियोन कैंगो को बताती है कि उसे 16th फ्लोर के एलिवेटर तक पहुंचना है, जो राइट की ओर है। और इसी तरह कैंगो हर एक फ्लोर तक पहुंचकर वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी स्विच था उसे ऑन कर रहा था। लेकिन पीछे से उसका पीछा आओनुमा भी कर रहा था और वो कैंगो के क्लोन्स को खत्म भी करता जा रहा था। और यहाँ पर जो चाचा होता है वो आओनुमा को कैंगोस की लोकेशन बता रहा था। और इसी वजह से आओनुमा कैंगो के क्लोन्स को तेजी से खत्म भी करता जा रहा था। दूसरी ओर शियोन को अभी भी सिस्टम को हैक करने में काफी परेशानी हो रही थी। और तभी चाचा कहता है, मैं तुम बेवकूफों से बहुत ज्यादा समझदार हूँ। इसके बाद हमें चाचा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हम उसे एक हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं। और तभी उसके पास माकोतो आता है और कहता है, अरे वो बेवकूफ हैं जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारे इस दिमाग की ताकत को समझता हूँ। दोस्तों, चाचा की काबिलियत कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे हासाकुरा ट्रक ने दी हो, बल्कि ये उसकी खुद की नेचुरल काबिलियत है। और चाचा आसानी से हर एक चीज पर इस वक्त नजर रखे हुए हैं, इसीलिए वो शियोन को हार मान जाने को कहता है। लेकिन शियोन कहती है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो और हम जैसे लोग हमेशा खुद को एक कमरे में बंद रखते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल की गहराइयों में तुम उन्हीं लोगों जैसे हो जिन्होंने तुम्हें बेकार समझकर छोड़ दिया। और इसी वजह से तुम्हारे सोचने का तरीका काफी छोटा है। लेकिन चाचा कहता है, बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, अब मैं ये सब खत्म करने वाला हूँ। दूसरी ओर आओनुमा कैंगो के लगभग सभी क्लोन्स को खत्म कर चुका था। और यहाँ आओनुमा कहता है, कितना काम करना पड़ रहा है मुझे। ग्रैंडमा हमेशा कहा करती थी कि ज्यादा काम करना अच्छा नहीं होता। लेकिन तभी अचानक कैंगो आओनुमा का हाथ पकड़ लेता है और तभी अचानक वो फट जाता है, यानी कि ये कैंगो का एक क्लोन था। और तभी कैंगो आखिरी स्विच को भी ऑन कर देता है। और इसके बाद तो चाचा को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, उसकी कैलकुलेशंस गलत कैसे हो गईं। और अब आओनुमा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसे चाचा की काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। और ये आवाजें कैंगो निकाल रहा था एक ट्रांसमिशन डिवाइस के जरिए। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि एक पल के लिए चाचा को चकमा देकर कैंगो की एक डॉल आओनुमा का रूप ले लेती है और इसकी मदद से शियोन चाचा के चैनल को हैक कर लेती है। और इसी टाइम पर कैंगो आओनुमा को ट्रांसमिशन डिवाइस के जरिए चाचा की आवाज निकालकर गलत डायरेक्शंस बताता रहा। और इसी वजह से अब जो सिस्टम हैकिंग आउटपुट होता है वो भी बढ़ने लगता है और वो 100% हो जाता है। और यहाँ शियोन अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट कर लेती है और उसी के साथ कैंगो भी। और शायद हमें पहली बार कैंगो का पूरा चेहरा देखने को मिला है। और इसके बाद कैंगो आओनुमा के पास आकर कहता है, तुम जानते हो लिविंग क्रिएचर्स में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और ये तब एक्टिवेट होते हैं जब आपके सामने कोई पर्सन होता है और इन्हीं की मदद से आप वैसा महसूस कर पाते हैं जैसा सामने वाला इंसान महसूस कर रहा है।
और मैं ये सब समझने में बहुत माहिर हूँ, क्योंकि मैं सामने वाले इंसान को वही बनकर समझ सकता हूँ। और यहाँ केंगो अपनी आंखों को आओनुमा की तरह कर लेता है और अब वो आओनुमा को उसके बारे में बताने लगता है। तुम्हारा असली नाम रियो आओयानागी, तुम शोजिन सिटी से हो और ये जैकेट जिसे तुम हमेशा पहने रहते हो वो तुम्हें ग्रैंडमा हाको ने दी थी, है ना? और ये बात सुन आओनुमा के होश उड़ जाते हैं और अब उसे केंगो के अंदर अपनी परछाई दिखाई देने लगती है। आओनुमा के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वो दर बदर गलियों में भटकता रहा और यहाँ उसकी मुलाकात हुई एक बुड्ढी से। वो भी उसकी तरह बेघर थी और यहाँ पर आओनुमा इस दादी का खाना खा जाता और उसे काफी परेशान करता। दादी कहती हैं, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, ये मेरा राज्य है। सो आओनुमा कहता है, अरे दादी, अब आप कितने ही दिन जिंदा रहोगी, आप अपनी सारी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप दो बस। लेकिन ये बात सुन दादी गुस्से में आ जाती हैं। लगता है आज तो तुम्हारा खेला खत्म करना ही पड़ेगा, जिस वजह से आओनुमा डर के भाग जाता है। लेकिन इसके बाद वो दादी वहीं लेट जाती हैं और ठंड के मारे कांपने लगती हैं। फिर आओनुमा भी वहीं आकर बैठ जाता है। और दोस्तों, जिस जगह पर ये लोग होते हैं यहाँ काफी ठंड पड़ती है और इनकी जिंदगी जरा भी अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बाद एक दिन बहुत तेज बर्फ गिरने लगती है। ठंड में कांपता हुआ बेचारा आओनुमा यहाँ कहता है, अरे वो दादी कहाँ गई? क्या वो चली गई? शायद से वो इस ठंड से बचने के लिए चली गई। लेकिन इतनी ठंड में शायद मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगले दिन सुबह होती है और जब आओनुमा की आंखें खुलती हैं तब वो दादी की जैकेट पहने हुए था और वो दादी उसी के बगल में थी, बर्फ में दबी हुई। अपनी जिंदगी की ये नई सुबह देखकर आओनुमा समझ चुका था कि दादी उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। और ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं और एक दिन माकोतो उसके पास आता है। लेकिन जब केंगो ये सब कह रहा था तभी आओनुमा आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ केंगो कहता है, तुम्हारा दिल तुम्हें कमजोर कर रहा है। मैं समझता हूँ कि दयालुता काफी खतरनाक भी हो सकती है जब तुम्हें यह समझ ना आए कि तुम उस दयालुता के लायक हो भी या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो सच्चे दिल से दयालु होते हैं और वो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मानना मुश्किल है, लेकिन ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं और ग्रैंडमा हाको भी वैसी ही थी, है ना? उन्होंने तुम्हें गर्म रखा, है ना? तुम अपनी पूरी जिंदगी खुद को अपराधी नहीं मान सकते। उन यादों को याद करो जिन्हें तुम्हारे दर्द ने तुम्हारे दिल में दफन कर दिया था। ग्रैंडमा आओनुमा को अपनी जैकेट पहनाते हुए कहती हैं, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी बच्चे। और इसी तरह प्रेजेंट में ये याद करते हुए आओनुमा की सारी बर्फ टूट जाती है और अब आओनुमा को फिर से अपने दिल में वो गर्माहट महसूस होने लगती है जो उस वक्त ग्रैंडमा ने उसे दी थी। चाचा उसे समझाता है कि वो इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन तभी अचानक चाचा को खुद भी काफी अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कोई उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, शियोन अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट कर चुकी है। एनालाइजेशन और उसकी ब्लूमिंग उसकी स्किल्स को इतना बूस्ट कर देती है कि उसने काफी आसानी से पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और अब हाइडआउट पर उसका 100% कंट्रोल है। और अब शियोन कहती है, मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुम कह सकते हो कि इस वक्त तुम मेरी हथेली पर बैठे हुए हो। वैसे ये गेम खत्म होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि चाचा के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में धमाके होने लगते हैं और चाचा इसी बात से बहुत हैरान होता है कि आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ। और फिर धमाके में शायद चाचा मारा जाता है। दूसरी ओर असानो और क्योइचिरो इस हाइडआउट के डीपेस्ट पार्ट में आ जाते हैं और यहाँ एक काफी बड़ा दरवाजा होता है और इसी दरवाजे के दूसरी ओर है माकोतो, जिसे ये पकड़ने के लिए आए हैं। और इसके बाद असानो और क्योइचिरो ये दोनों अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करके पल भर में ही इस बड़े से दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और जैसे ही ये दरवाजा टूटता है, इनके सामने होता है माकोतो और अब मुकाबला होने वाला है माकोतो वर्सेस असानो और क्योइचिरो। लेकिन क्या माकोतो अकेले असानो और क्योइचिरो को हरा पाएगा? आखिर माकोतो में ऐसी कौन सी खास काबिलियत है जिससे वो इन दोनों को एक साथ हरा सकता है? इसका जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। और हाँ, ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करना, कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा लगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना